अगर आप अभी इस वीडियो को देखने वाले हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ सूरज के बारे में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे रोचक कहानी सुनने जा रहे हैं, क्योंकि यही वह कहानी है जहां समय, ऊर्जा, पदार्थ और जीवन सब एक ही आग के गोले में सिमट जाते हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य के जीवन काल, सन्स लाइफ स्पैन, सूर्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सन, स्टार्स और उस रहस्यमयी प्रक्रिया की जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। वही प्रक्रिया जो हर सेकंड सूरज को जिंदा रखे हुए है, और अगर यह एक पल के लिए भी रुक जाए तो पृथ्वी पर जीवन कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब सूरज पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा सूरज किसी चमकदार तारे की तरह नहीं बल्कि गैस और धूल के एक विशाल बादल था जिसे वैज्ञानिक नेब्यूला कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे कोर में हाइड्रोजन समाप्त होती जाती है, कोर सिकुड़ता है, तापमान बढ़ता है और बाहरी परतें फैलने लगती हैं। सूरज धीरे धीरे रेड जायंट में बदलने लगता है। इस अवस्था में सूरज का रेडियस वर्तमान से लगभग 100 गुना तक बढ़ सकती है। उसकी चमक 1000 गुना तक पहुंच सकती है। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि रेड जायंट का मतलब ठंडा सूरज नहीं है। बाहर की परतें ठंडी होकर लाल दिखाई देने लगती हैं। कोर अंदर से पहले से कहीं ज्यादा गर्म होता है। इसी कोर में आगे चलकर हीलियम फ्यूजन, ट्रिपल अल्फा प्रोसेस शुरू होता है। यहां 3 हीलियम नाभिक मिलकर कार्बन बनाते हैं, लेकिन सूरज इतना विशाल नहीं है कि वह आयरन तक तत्व बना सके, इसलिए उसका अंत सुपरनोवा में नहीं होगा। वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़कर एक प्लैनेटरी नेब्यूला बनाएगा। अंत में उसका कोर एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में बचा रह जाएगा। यह एक अत्यंत घना पिंड है और ऐसे तारे लगभग 10 अरब वर्ष तक स्थिर अवस्था में रह सकते हैं। सूरज इस समय लगभग आधे जीवन काल में है, यानी उसके पास अभी भी करीब 5 अरब वर्ष बाकी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे सूरज अपने केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन लगभग खत्म हो जाएगी। उस समय गुरुत्वाकर्षण बल फिर से हावी होगा, केंद्र और ज्यादा सिकुड़ेगा, तापमान और बढ़ेगा और सूरज एक नए चरण में प्रवेश करेगा जिसे कहा जाता है रेड जायंट फेज, जहां सूरज का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वह मर्क्यूरी और वीनस को निगल सकता है और पृथ्वी भी गंभीर खतरे में होगी। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि सूरज जैसे कितने प्रकार के तारे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में हर तारा हमारे सूरज जैसा नहीं होता। वैज्ञानिक तारा वर्गीकरण को हर्ट्सप्रुंग रसल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जहां तारे उनके तापमान, चमक और द्रव्यमान के आधार पर क्लासिफाइड किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं रेड ड्वार्फ्स, जो छोटे, ठंडे लेकिन बेहद लंबे जीवन वाले तारे होते हैं। इनका जीवन काल खरबों वर्षों तक हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा सूरज जैसा येलो ड्वार्फ, जो नाम के बावजूद न तो बौना है और न ही बहुत बड़ा, बल्कि जीवन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। फिर आते हैं ब्लू जायंट्स और सुपर जायंट्स, जो बेहद विशाल, बेहद गर्म और बेहद कम जीवन काल वाले होते हैं। ये तारे केवल कुछ करोड़ वर्ष में ही अपने ईंधन को खत्म कर देते हैं और फिर या तो सुपरनोवा विस्फोट में बदल जाते हैं या ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण करते हैं। सूरज इतना विशाल नहीं है कि वह सुपरनोवा बने, इसलिए उसका अंत अपेक्षाकृत शांत होगा। रेड जायंट के बाद वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देगा, जिसे कहा जाता है प्लैनेटरी नेब्यूला, और अंत में बचा हुआ कोर एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में रह जाएगा, जो अरबों वर्षों तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। अब वापस लौटते हैं उस मूल शक्ति पर जो इन सभी तारों को चलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि यही वह इंजन है जो सितारों को जलाता नहीं बल्कि उन्हें बांध कर रखता है। पृथ्वी पर हम आग जलाते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन सूरज में कोई आग नहीं है। वहां प्लाज्मा है, इलेक्ट्रॉन और नाभिकों का एक अत्यंत ऊर्जावान सूप, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि हाइड्रोजन नाभिक एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुलोम्ब रिपल्शन को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल सितारों या अत्यंत नियंत्रित प्रयोगशालाओं में ही संभव है, जैसे टोकामक रिएक्टर या आईटीआर प्रोजेक्ट, जहां वैज्ञानिक सूरज की इस शक्ति को पृथ्वी पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें स्वच्छ,
और असीम ऊर्जा मिल सके। लेकिन याद रखिए, सूरज में यह प्रक्रिया प्राकृतिक संतुलन में होती है। गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर दबाव डालता है, नाभिकीय संलयन से निकलने वाली ऊर्जा बाहर की ओर दबाव बनाती है। इसी संतुलन को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो तारे का अंत शुरू हो जाता है। जब अगली बार आप सुबह सूरज को उगते देखें तो सिर्फ रोशनी मत देखिए, बल्कि उस 4.6 अरब साल पुरानी नाभिकीय भट्टी को महसूस कीजिए जो हर सेकंड आपको जीवन दे रही है। समझिए कि आप एक ऐसे तारे की कहानी सुन रहे हैं जो न सिर्फ हमारे सौरमंडल का केंद्र है, बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव भी है। यही वजह है कि सूरज सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की जीवित प्रयोगशाला है, जहां समय, ऊर्जा और विज्ञान हर पल जल रहे हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि सूरज सिर्फ एक जलता हुआ गोला है, तो यहीं आप विज्ञान की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि सूरज आग से नहीं जलता, सूरज समय से लड़ता है। और यह लड़ाई शुरू होती है क्वांटम भौतिकी, नाभिकीय बलों और गुरुत्वाकर्षण के उस संतुलन से जिसने ब्रह्मांड को स्थिर रहने का कारण दिया। सूरज की कहानी असल में एक तारे की नहीं, बल्कि ऊर्जा के जन्म, रूपांतरण और मृत्यु की कहानी है। और इसे समझने के लिए हमें सूरज को एक वस्तु नहीं, बल्कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम के रूप में देखना होगा, जहां हर सेकंड अरबों अरब नाभिकीय अभिक्रियाएं हो रही हैं और हर अभिक्रिया ब्रह्मांड के मूल नियमों को दोहरा रही है। जब सूरज ने अपने जीवन की शुरुआत की, तब वह न तो गोल था न चमकदार, बल्कि एक अस्थिर गैसीय संरचना था जिसे वैज्ञानिक प्रोटोस्टार कहते हैं। और इस अवस्था में सूरज लगातार सिकुड़ रहा था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को संचित कर रहा था। और यही ऊर्जा अंततः ताप में बदली, जिससे केंद्रीय तापमान इतना बढ़ा कि हाइड्रोजन नाभिकों के बीच की कुलुम्ब बैरियर टूटने लगी। यह वही क्षण था जब सूर्य ने पहली बार प्रकाश नहीं, बल्कि संतुलन पैदा किया। इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जहां भीतर की ओर गुरुत्वाकर्षण और बाहर की ओर न्यूक्लियर फ्यूजन से उपज रेडिएशन दबाव बराबर हो जाते हैं। और यही संतुलन सूरज को अरबों वर्षों तक स्थिर रखता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, न्यूक्लियर फ्यूजन आखिर है क्या? यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये 4 मूलभूत बलों, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत नाभिकीय बल और कमजोर नाभिकीय बल का सामूहिक डांस है। जहां हाइड्रोजन के प्रोटॉन पहले प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन के माध्यम से ड्यूटेरियम, फिर हीलियम 3 और अंततः हीलियम 4 बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान गायब होता है, वही आइंस्टीन के समीकरण E=mc2 के अनुसार ऊर्जा में बदल जाता है। और यही ऊर्जा सूरज की चमक का स्रोत है। वैज्ञानिक गणना बताती है कि सूरज हर सेकंड लगभग 380 सेप्टिलियन जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और इस ऊर्जा को अगर पृथ्वी पर नियंत्रित कर लिया जाए, तो मानव सभ्यता की सभी ऊर्जा समस्याएं कुछ ही वर्षों में समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सूरज सिर्फ ऊर्जा उत्पादन मशीन नहीं है, वह एक स्टेलर फर्नेस है, जहां तत्वों का निर्माण होता है। आज पृथ्वी पर मौजूद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन, ये सभी कभी न कभी सितारों के अंदर ही बने थे। इस दृष्टि से हम सभी स्टार डस्ट से बने हुए जीव हैं। अगर हम सूरज के जीवन काल को देखें, तो यह समझना जरूरी है कि तारे का जीवन उसकी मास पर निर्भर करता है, नहीं कि उसकी चमक पर। यही कारण है कि बहुत बड़े तारे बहुत कम जीते हैं। वे अपना ईंधन अत्यंत तेजी से खर्च कर देते हैं। छोटे तारे धीमी गति से जलते हैं और इसलिए लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हमारा सूरज लगभग 8 सोलर मास का तारा है। इस द्रव्यमान पर नाभिकीय संलयन की दर इतनी संतुलित है। सूरज कुल मिलाकर लगभग 10 अरब वर्ष तक मुख्य अनुक्रम अवस्था में रह सकता है, जिसमें से वह पहले ही लगभग 406 अरब वर्ष पूरे कर चुका है। लेकिन यह स्थिरता स्थायी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल ने इस बादल को धीरे धीरे सिकोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, अंदर का तापमान और दाब बढ़ता गया, यहां तक कि केंद्र में तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहीं से शुरू हुई वह प्रक्रिया जिसने सूरज को सूरज बना दिया। यह नाभिकीय संलयन है,
जहां हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का एक छोटा सा हिस्सा E इज इक्वल टू Nc2 के अनुसार शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। यही ऊर्जा सूरज से प्रकाश और ऊष्मा के रूप में बाहर आती है। हर सेकंड सूरज लगभग 40 लाख टन द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देता है। अब जरा सोचिए, जो तारा हर सेकंड इतना द्रव्यमान जला रहा हो, उसका जीवन काल कितना होगा। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार हमारा सूरज एक मध्यम आकार का तारा यानी मेन सीक्वेंस स्टार है, जहां एक चम्मच पदार्थ का वजन टनों में होगा। अब अगर हम सूरज के प्रकार की बात करें तो खगोल शास्त्र में सूरज शब्द किसी एक तारे के लिए नहीं बल्कि G टाइप मेन सीक्वेंस स्टार के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वर्गीकरण स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन OBAFGKM पर आधारित होता है, जहां O टाइप तारे सबसे गर्म और M टाइप सबसे ठंडे होते हैं। हमारा सूरज G टाइप में आता है, जिसका सतही तापमान लगभग 5778 केल्विन है। यही तापमान जीवन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इसके विपरीत रेड ड्वार्फ तारे M टाइप होते हैं, जो छोटे, ठंडे और लंबे जीवन वाले होते हैं। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन की सबसे अधिक संभावना इन्हीं तारों के आसपास हो सकती है, जबकि ब्लू जायंट तारे O और B टाइप होते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनका विकिरण पास के ग्रहों के वायुमंडल को ही उड़ा सकता है। अब सवाल उठता है, अगर सूरज इतना स्थिर है तो क्या वह कभी खतरनाक हो सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि सूरज की सतह पर होने वाली सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और सनस्पॉट गतिविधियां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं। अगर कोई अत्यधिक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकरा जाए तो वह हमारी संचार प्रणालियों, उपग्रहों और विद्युत ग्रिड को पूरी तरह ठप कर सकता है। यही कारण है कि आज की खगोल भौतिकी सिर्फ सितारों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि स्पेस वेदर प्रेडिक्शन तक पहुंच चुकी है। अगर हम नाभिकीय संलयन को भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखें तो सूरज हमें यह सिखाता है कि स्थायी ऊर्जा हिंसा से नहीं बल्कि संतुलन से पैदा होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक आज पृथ्वी पर सूरज की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मानव सभ्यता भी उस ऊर्जा स्रोत को पा सके जिसने अरबों वर्षों से ब्रह्मांड को रोशन कर रखा है। अगर आप अभी इस वीडियो को देखने वाले हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ सूरज के बारे में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे रोचक कहानी सुनने जा रहे हैं, क्योंकि यही वह कहानी है जहां समय, ऊर्जा, पदार्थ और जीवन सब एक ही आग के गोले में सिमट जाते हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य के जीवन काल, सन्स लाइफ स्पैन, सूर्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सन, स्टार्स और उस रहस्यमयी प्रक्रिया की जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। वही प्रक्रिया जो हर सेकंड सूरज को जिंदा रखे हुए है, और अगर यह एक पल के लिए भी रुक जाए तो पृथ्वी पर जीवन कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब सूरज पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा सूरज किसी चमकदार तारे की तरह नहीं बल्कि गैस और धूल के एक विशाल बादल था, जिसे वैज्ञानिक नेब्यूला कहते हैं। जब हम सूरज को देखते हैं तो हम केवल एक चमकता हुआ गोला नहीं देखते बल्कि भौतिकी के नियमों का जीवंत प्रदर्शन देखते हैं। आइंस्टीन का EEMC2, गुरुत्वाकर्षण का संतुलन और क्वांटम प्रक्रियाओं की सूक्ष्म नृत्य लीला। इसलिए विज्ञान केवल किताबों में लिखा ज्ञान नहीं रह जाता बल्कि वह अस्तित्व की भाषा बन जाता है, जो हमें बताती है कि हम किस तरह तारों की धूल से बने हैं, कैसे हमारा अतीत तारों में छिपा है और हमारा भविष्य भी उन्हीं नियमों से बंधा है। और इसी एहसास के साथ हर उगता सूरज हमें यह याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि उसकी कहानी का एक सक्रिय हिस्सा हैं। और यही वजह है कि सूरज सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का जीवित समीकरण है, एक ऐसा शाश्वत प्रयोग जो अरबों वर्षों से बिना रुके चल रहा है और हर पल हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रकृति के नियम कितने गहरे, सटीक और अद्भुत हैं। सूरज के गर्भ में जब नाभिकीय संलयन होता है तब केवल ऊर्जा ही पैदा नहीं होती बल्कि समय की धारा आगे बढ़ती है, जीवन की संभावना जन्म लेती है और पूरे सौर मंडल का संतुलन कायम रहता है।
हर सेकंड सूरज अपने द्रव्यमान का एक हिस्सा शुद्ध ऊर्जा में बदल देता है और वही ऊर्जा 8 मिनट बाद पृथ्वी तक पहुंचकर हमारे दिन की शुरुआत करती है, हमारी फसलों को उगाती है, नदियों को बहाती है और सभ्यताओं को विकसित होने का अवसर देती है। यही कारण है कि सूरज को समझना वास्तव में जीवन को समझने जैसा है। जब वैज्ञानिक सूरज का अध्ययन करते हैं तो वे केवल उसकी सतह के धब्बे या उसकी ज्वालाओं को नहीं देखते, बल्कि वे उस गणितीय और भौतिक भाषा को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड लिखा गया है। सोचिए जरा, अगर आज सूरज सिर्फ 5 मिनट के लिए बुझ जाए तो क्या होगा? न दिन रहेगा, न मौसम, न फसल, न हवा का संतुलन, और कुछ ही समय में पृथ्वी एक जमी हुई मृत चट्टान बन जाएगी। और तभी समझ आता है कि सूरज सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की धड़कन है। यह कोई साधारण तारा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का जीवित समीकरण है, एक चलता फिरता फार्मूला जो हर सेकंड हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान केवल किताबों में लिखा ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की भाषा है। सूरज लगभग 4.6 अरब साल पहले तब पैदा हुआ जब गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे वह सिकुड़ा, तापमान बढ़ता गया और एक दिन उसके केंद्र में तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यही वह क्षण था जब नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और सूरज का जन्म हुआ। यह कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि ऊर्जा का शांत लेकिन निरंतर जन्म था। ऐसा जन्म जो अरबों साल तक चलता रहता है। सूरज को वैज्ञानिक भाषा में जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार कहा जाता है। यानी यह न तो बहुत छोटा है, न बहुत बड़ा, बल्कि ठीक वैसा ही तारा है जो जीवन को पनपने का समय देता है। सूरज का द्रव्यमान इतना विशाल है कि पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान उसी में समाया हुआ है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सब मिलकर भी सूरज के सामने धूल के कण जैसे हैं। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि सूरज इतना बड़ा है कि इस यमानीस के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं और फिर भी उसमें जगह बच जाएगी। लेकिन असली रहस्य उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके दिल में छिपा है, जहां हर सेकंड लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान गायब हो जाता है और वही द्रव्यमान E = mc2 के अनुसार शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, जो रोशनी आप अभी देख रहे हैं वह सूरज से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। यानी आप सूरज को वर्तमान में नहीं, बल्कि 8 मिनट पुराने अतीत में देखते हैं। अगर सूरज इसी पल गायब हो जाए तो भी हमें 8 मिनट तक कुछ पता नहीं चलेगा। यह तथ्य अपने आप में यह दिखाता है कि ब्रह्मांड में समय और दूरी कितनी रहस्यमयी है। सूरज की सतह, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, लगभग 5500 डिग्रीज सेल्सियस गर्म है, लेकिन उसका कोरोना, जो बाहरी वातावरण है, लाखों डिग्री तक गर्म होता है। यह आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है कि बाहर का हिस्सा अंदर से ज्यादा गर्म क्यों है। 1855 में हुआ कैरिंगटन इवेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब टेलीग्राफ लाइनों में आग लग गई थी। लेकिन यही सौर तूफान हमें एक खूबसूरत चीज भी देते हैं, ऑरोरा यानी नॉर्थर्न लाइट्स, जो आसमान को जादुई रंगों से भर देती हैं। अब बात करते हैं सूरज के जीवन काल की। सूरज अभी अपने जीवन के लगभग आधे रास्ते पर है। यह लगभग 10 अरब साल तक मेन सीक्वेंस तारा रहेगा। इसके बाद जब हाइड्रोजन खत्म होने लगेगी तो यह फैलकर एक रेड जायंट बन जाएगा, इतना बड़ा कि बुध और शुक्र को निगल लेगा, और संभव है कि पृथ्वी भी उसकी आगोश में आ जाए। उस समय सूरज शांत नहीं होगा, बल्कि वह ब्रह्मांड को दिखाएगा कि ऊर्जा के नियम कभी नहीं मरते, वे सिर्फ रूप बदलते हैं। अंत में सूरज अपने बाहरी हिस्सों को छोड़ देगा और उसका केंद्र एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, एक छोटा लेकिन बेहद घना तारा जो धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। यह जानना रोमांचक है कि हमारे शरीर के तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन कभी किसी तारे के दिल में बने थे। यानी वैज्ञानिक सही कहते हैं, हम सभी स्टारडस्ट हैं। सूरज हमें यह याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं,
बल्कि उसी की निरंतरता है। जब हम सूरज को समझते हैं तो हम केवल एक तारे को नहीं समझते, हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझते हैं। इसलिए सूरज सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का जीवित दर्शन है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो हर सुबह उगकर हमें यह सिखाता है कि विज्ञान डराने वाली चीज नहीं, बल्कि समझने की एक खूबसूरत कोशिश है कि हर किरण में सवाल छिपा है और हर सवाल के पीछे ज्ञान का नया सूर्योदय। आगे हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां जमीन नहीं, बल्कि कल्पना की कक्षा है, जहां हर मोड़ पर एक नया ग्रह, एक नया रहस्य और एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह मौसम बनाता है, हवाओं को दिशा देता है, समुद्र की धाराओं को चलाता है और पृथ्वी के जल चक्र को जीवित रखता है। अगर सूरज न होता तो न बादल होते, न बारिश, न नदियां। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं और वही प्रक्रिया हमारे लिए ऑक्सीजन और भोजन का आधार है। यानी आप जो सांस ले रहे हैं उसमें भी सूरज की ऊर्जा छिपी है। एक और दिलचस्प बात, सूरज की ऊर्जा ही करोड़ों सालों में दबकर कोयला, पेट्रोल और गैस बनी। यानी जब आप कार चलाते हैं तो आप असल में प्राचीन सूरज की रोशनी जला रहे होते हैं। सूरज पूरी तरह स्थिर नहीं है, उस पर विशाल विशाल सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं जो अंतरिक्ष में अरबों टन प्लाज्मा फेंक देते हैं। अगर इनमें से कोई तेज तूफान पृथ्वी की ओर आ जाए तो सैटेलाइट्स, जीपीएस और बिजली ग्रिड तक ठप हो सकते हैं। आज हम यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ नाम गिनाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि ये ग्रह कैसे बने, कैसे दिखते हैं और क्यों हर ग्रह ब्रह्मांड की किताब का एक अलग अध्याय है। सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां कांच की बारिश होती है, एक ऐसा जहां दिन रात के बीच फर्क ही नहीं, और एक ऐसा जहां हवा की रफ्तार हमारी कल्पना से भी तेज है। यही है ब्रह्मांड, रहस्यों से भरा हुआ, सवालों से चमकता हुआ। सबसे पहले चलते हैं मरकरी पर, सूरज के सबसे करीब, लेकिन फिर भी सबसे अकेले ग्रह पर। यहां दिन में तापमान इतना ज्यादा होता है कि धातु पिघल जाए और रात में इतनी ठंड कि सब कुछ जम जाए। मरकरी हमें यह सिखाता है कि दूरी ही सब कुछ नहीं होती, परिस्थितियां ही किसी ग्रह का भविष्य तय करती हैं। इसके बाद आता है वीनस, जिसे कभी कभी पृथ्वी की बहन कहा जाता है, लेकिन यह बहन बेहद खतरनाक है। आज हम यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ नाम गिनाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि ये ग्रह कैसे बने, कैसे दिखते हैं और क्यों हर ग्रह ब्रह्मांड की किताब का एक अलग अध्याय है। सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां कांच की बारिश होती है, एक ऐसा जहां दिन रात के बीच फर्क ही नहीं, और एक ऐसा जहां हवा की रफ्तार हमारी कल्पना से भी तेज है। यही है ब्रह्मांड, रहस्यों से भरा हुआ, सवालों से चमकता हुआ। सबसे पहले चलते हैं मरकरी पर, सूरज के सबसे करीब, लेकिन फिर भी सबसे अकेले ग्रह पर। यहां दिन में तापमान इतना ज्यादा होता है कि धातु पिघल जाए और रात में इतनी ठंड कि सब कुछ जम जाए। मरकरी हमें यह सिखाता है कि दूरी ही सब कुछ नहीं होती, परिस्थितियां ही किसी ग्रह का भविष्य तय करती हैं। इसके बाद आता है वीनस, जिसे कभी कभी पृथ्वी की बहन कहा जाता है, लेकिन यह बहन बेहद खतरनाक है। वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वहां सीसा भी पिघल सकता है। यहां बादल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं और हवा धीरे धीरे नहीं, बल्कि ग्रह को ही दम घोंटकर पकड़े हुए है। वीनस हमें चेतावनी देता है कि अगर संतुलन बिगड़ जाए तो सुंदरता भी विनाश में बदल सकती है। अब आते हैं अपने घर अर्थ पर। यही एक ऐसा ग्रह है जहां पानी तरल रूप में मौजूद है, जहां वायुमंडल हमें सांस देता है और जहां जीवन ने अरबों सालों में खुद को ढाला है। पृथ्वी खास इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहां रहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां हालात ऐसे बने
कि जीवन टिक सका। इसके बाद है मार्स, लाल ग्रह, जहां कभी नदियां बहती थीं, झीलें थीं और शायद जीवन की हल्की सी दस्तक भी। आज मार्स ठंडा और सूखा है, लेकिन वैज्ञानिक इसे भविष्य का दूसरा घर मानने की कोशिश कर रहे हैं। मार्स हमें अतीत की कहानियां और भविष्य की संभावनाएं दोनों देता है। अब सौर मंडल के दैत्य ग्रहों की बारी आती है। जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, एक चलता फिरता तूफान। यहां का ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा तूफान है जो 300 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहा है। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि यह पृथ्वी को कई बार खतरनाक एस्टेरॉइड से बचा चुका है। उसके बाद है सैटर्न, अपने खूबसूरत छल्लों के साथ, जो बर्फ और चट्टानों से बने हैं। सैटर्न हमें दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ नियमों का खेल नहीं, बल्कि सुंदरता का भी विज्ञान है। और फिर आते हैं बर्फीले दैत्य, यूरेनस और नेपट्यून। यूरेनस ऐसा ग्रह है जो लगभग लेटा हुआ घूमता है, यानी यहां मौसम बेहद अजीब है, कई सालों तक दिन और कई सालों तक रात। नेपट्यून पर हवाएं 2000 किलोमीटर से भी तेज चलती हैं, सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं। यहां ठंड इतनी ज्यादा है कि विज्ञान भी ठिठक जाए। लेकिन यही ग्रह हमें यह बताते हैं कि ब्रह्मांड हर नियम को अलग अलग तरीके से लागू करता है। और यह तो सिर्फ हमारे सौरमंडल की कहानी थी। हमारे बाहर भी एक्सोप्लैनेट्स हैं, ऐसे ग्रह जो दूसरे तारों के चारों ओर घूमते हैं। कुछ हॉट जुपिटर्स हैं जो अपने सूरज के बेहद करीब हैं। कुछ सुपर अर्थ्स हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं लेकिन गैस नहीं हैं। और कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जहां पानी के महासागर पूरी दुनिया को ढक लेते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों खरबों ग्रहों में से किसी पर जीवन हो सकता है, या शायद कोई हमें भी देख रहा हो। तो जब हम कहते हैं कि आज हम यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, तो जब हम कहते हैं कि आज हम यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, हर ग्रह एक प्रयोग है, हर कक्षा एक कहानी है और हर तारा एक नया सवाल। यही है विज्ञान, डराने वाला नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी जगाने वाला। लेकिन यह ब्रह्मांडीय यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जिन ग्रहों के नाम हम सुनते हैं वे सिर्फ पत्थर या गैस के गोले नहीं हैं, बल्कि हर एक ग्रह अपने भीतर अलग अलग नियमों की दुनिया छुपाए बैठा है। उदाहरण के लिए, अगर आप जुपिटर पर खड़े हो सकें, हालांकि खड़ा होना मुमकिन नहीं है, तो आप देखेंगे कि वहां जमीन नहीं बल्कि घने बादल हैं जो परत दर परत नीचे तक जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जुपिटर के केंद्र में ऐसा दबाव है कि हाइड्रोजन धातु जैसा व्यवहार करने लगता है। सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां गैस भी धातु बन जाए। यही तो है ब्रह्मांड का जादू। सैटर्न के छल्लों को देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने इसे सजाया हो, लेकिन असलियत और भी हैरान करने वाली है। अगर सैटर्न को पानी के एक विशाल टब में रखा जाए तो यह तैर सकता है, क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम है। और इसके चांद टाइटन पर तो हालात इतने अजीब हैं कि वहां पानी नहीं बल्कि मीथेन और एथेन की नदियां और झीलें बहती हैं। टाइटन ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी का कोई प्राचीन रूप हो, जब जीवन अभी पैदा ही हो रहा था। यही वजह है कि वैज्ञानिक वहां जीवन के संकेत ढूंढने में लगे हैं। अब जरा यूरेनस की तरफ चलें। यह ग्रह बाकी सबसे अलग है, क्योंकि यह लगभग 90 डिग्री झुका हुआ घूमता है। इसका मतलब है कि यहाँ मौसम पृथ्वी जैसा नहीं होता। यहाँ एक ही जगह पर 20 साल तक दिन और फिर 20 साल तक रात रह सकती है। यूरेनस हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में सामान्य जैसा कुछ नहीं होता, पर नियम किसी न किसी जगह टूटता हुआ मिलता है। नेपट्यून की बात करें तो वहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि अगर आप वहाँ खड़े होते तो एक पल में ही उड़ जाते। ये हवाएं ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं। वहां होने वाले तूफान सालों तक शांत नहीं होते। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो हमारे सौरमंडल से बाहर हैं, एक्सोप्लैनेट्स। वैज्ञानिकों ने अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं और हर साल नए ग्रह मिलते जा रहे हैं। कुछ ग्रह अपने तारे के इतने पास हैं कि वहां एक साल सिर्फ कुछ घंटों का होता है। कुछ ग्रह इतने अंधेरे में हैं कि उन्होंने कभी अपने तारे की रोशनी देखी ही नहीं।
कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिन्हें रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। ये किसी तारे के चारों ओर नहीं घूमते, बल्कि अकेले ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। सोचिए, एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह अंधकार में बिना किसी सूरज के घूम रहा हो, यह कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। और फिर आते हैं हैबिटेबल जोन के ग्रह, जहां हालात ऐसे हो सकते हैं कि पानी तरल रूप में मौजूद रहे। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में ही ऐसे करोड़ों ग्रह हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जीवन कोई दुर्लभ चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। शायद कहीं दूर कोई सभ्यता भी अपने आसमान को देखकर यही सोच रही हो। क्या हम अकेले हैं? इन सब के बीच पृथ्वी की कीमत और भी ज्यादा समझ आती है। यहां सब कुछ संतुलन में है। सूरज से दूरी, वायुमंडल की मोटाई, चंद्रमा का प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र की सुरक्षा। अगर इनमें से कोई एक भी चीज थोड़ी सी अलग होती तो शायद हम यहाँ ये कहानी सुनाने के लिए मौजूद ही ना होते। यही वजह है कि जब हम अलग अलग ग्रहों की बात करते हैं तो असल में हम पृथ्वी की नाजुकता को भी समझते हैं। तो आज हम यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल ग्रहों की नहीं, बल्कि संभावनाओं की बात कर रहे हैं। हर ग्रह एक सवाल है। हर सवाल हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। विज्ञान यही सिखाता है कि जवाब मिलना जरूरी नहीं, सवाल जिंदा रहना जरूरी है। और यही वजह है कि ब्रह्मांड की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड की यह खामोशी अक्सर एक सवाल पूछती है, क्या हम वाकई अकेले हैं? फर्मी पैराडॉक्स हमें इसी उलझन में डाल देता है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और बिलियन साल पुराना है, तो अब तक किसी ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? शायद इसका जवाब उन विवादास्पद सिद्धांतों में छुपा है जिन्हें सुनकर विज्ञान की रूह कांप जाती है। एक थ्योरी कहती है, ग्रेट फिल्टर के बारे में, कि हर सभ्यता एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां वह खुद को तबाह कर लेती है। और शायद हम भी उसी तेजी से विकसित हो रहे हैं। वहीं जू हाइपोथेसिस ये कहती है कि उन्नत एलियंस हमें एक चिड़ियाघर के जानवरों की तरह देख रहे हैं, बिना हस्तक्षेप किए। लेकिन कहानी यहां और भी पेचीदा हो जाती है। जब हम मल्टीवर्स की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हर बार जब आप कोई चुनाव करते हैं तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। मतलब है कि अनंत ऐसे ब्रह्मांड मौजूद हैं जहां आप एक राजा हैं, और एक ऐसा भी जहां शायद इंसान कभी पैदा ही नहीं हुए। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह है, जो 11 डायमेंशन के एक विशाल महासागर में तैर रहा है, जहां हमारे जैसे अरबों अन्य बबल यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं। तथ्य यह है कि अगर स्पेस और टाइम अनंत है, तो कणों के खुद को दोहराने की संभावना भी 100% है। यानी इस वक्त कहीं ना कहीं आपके जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति ठीक यही स्क्रिप्ट पढ़ रहा होगा, लेकिन शायद एक अलग भाषा में। यह विचार डरावना भी है और अद्भुत भी, क्योंकि यह साबित करता है कि हमारी सीमाएं केवल हमारी सोच तक हैं। मुमकिन है हमें बस प्रकाश की गति के करीब पहुंचना होगा या किसी भारी गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड के पास जाना होगा। लेकिन असली रोमांच वर्म होल्स में है। ये ब्रह्मांड के दो दूरस्थ कोनों के बीच बने शॉर्टकट की तरह हैं। अगर हम एक वर्म होल बनाने या खोजने में सफल रहे, तो हम न केवल अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पलक झपकते तय कर पाएंगे, बल्कि शायद समय के पीछे पास्ट भी जा सकेंगे। परंतु समय यात्रा अपने साथ खतरनाक विरोधाभास पैराडॉक्सेस भी लाती है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को नुकसान पहुंचा दें, तो आपका जन्म कैसे होगा? और अगर आपका जन्म नहीं हुआ, तो आप अतीत में गए कैसे? ये सवाल हमें बताते हैं। ब्रह्मांड की इस यात्रा में हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां भौतिकी के नियम टूटने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की, अंतरिक्ष के वे राक्षस जो इतने शक्तिशाली हैं कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक ब्लैक होल न केवल पदार्थ को निगलता है, बल्कि वह समय और स्थान के ताने बाने को भी मरोड़ देता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब पहुंच जाएं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आपके लिए वहां बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए 10 साल के बराबर हो सकता है। यही वह बिंदु है जहां समय यात्रा की संभावना जन्म लेती है, वैज्ञानिक रूप से समय में आगे जाना।
ब्रह्मांड शायद हमें समय के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देता, या फिर शायद वह हर विरोधाभास के लिए एक नई टाइमलाइन या एक समानांतर ब्रह्मांड बना देता है। ब्रह्मांड का हर कोना चीख चीख कर कह रहा है कि जो हम देखते हैं वह सच का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ब्लैक होल की अंधियारी गहराई से लेकर वर्महोल की जादुई सुरंगों तक हम अभी भी उस परम सत्य की खोज में हैं, जो समय और मृत्यु के पार है। लेकिन क्या इंसान कभी इन ब्लैक होल्स की ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएगा? यहाँ जन्म होता है डायसन स्फीयर जैसी हैरान कर देने वाली थ्योरी का। खगोल शास्त्री फ्रीमैन डायसन ने सुझाव दिया था कि अगर कोई सभ्यता बहुत उन्नत हो जाती है तो वह अपने पूरे तारे को एक विशाल संरचना से घेर सकती है ताकि उसकी 100% ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो सूरज की पूरी शक्ति को सोख ले। ऐसी सभ्यताओं को टाइप 2 सभ्यता कहा जाता है। शायद ब्रह्मांड में कहीं ऐसी विशाल संरचनाएं पहले से मौजूद हों जो हमारी दूरबीनों से बचकर खुद को विकसित कर रही हैं। परंतु ब्रह्मांड को समझने की इस दौड़ में हम अक्सर सबसे बड़े रहस्य को भूल जाते हैं, स्वयं हम और हमारी चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा वह है, बल्कि वैसा है जैसा हम उसे देखते। क्वांटम फिजिक्स का ऑन ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब तक कोई कण देखा नहीं जाता वह हर संभव स्थिति में होता है। क्या इसका मतलब यह है कि यह विशाल ब्रह्मांड केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं? क्या हमारी चेतना ही वह धागा है जिसने इन सभी आकाशगंगाओं को पिरो रखा है? अंत में सवाल यह उठता है कि यह सब खत्म कहाँ होगा? क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा, या एक दिन फिर से सिकुड़कर एक बिंदु में समा जाएगा, या फिर समय खुद को एक अंतहीन चक्र में दोहराता रहेगा? शायद हम इस विशाल कॉस्मिक समुद्र की एक छोटी सी लहर मात्र हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें सितारों से भी ऊंचा ले जाती है। ब्रह्मांड की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हम धूल के कणों से बने हैं, लेकिन हम उस धूल से बने हैं जिसने सोचना और सवाल करना सीख लिया है। शायद असली एलियन हम खुद ही हैं, जो इस असीम अंधेरे में रोशनी की तलाश कर रहे हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, ग्रह, ब्लैक होल्स, समय यात्रा, वह सब हमारी 3D दुनिया का हिस्सा है। लेकिन विज्ञान कहता है कि जो हम देख रहे हैं वह वास्तविकता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसके ऊपर 4D आता है जिसमें समय, टाइम एक दिशा बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणितीय रूप से 8D, 8th डायमेंशन तक की संभावनाएं मौजूद हैं? जैसे जैसे हम आयामों में ऊपर बढ़ते हैं, भौतिकी के बंधन ढीले होने लगते हैं। 5D और 6D में आप उन सभी संभावित रास्तों को देख सकते हैं जो आपका जीवन ले सकता था। और 8D तक पहुंचते पहुंचते हम एक ऐसी अवस्था की कल्पना करते हैं जहां अनंत ब्रह्मांडों की अनंत संभावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। इस थ्योरी की सकारात्मकता इस बात में छिपी है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक हिस्सा हैं। उच्च आयामों का विचार हमें सिखाता है कि हमारी समस्याएं और हमारी सीमाएं केवल इस 3D दुनिया की समझ तक सीमित हैं। यदि हम अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकें तो हम समझ पाएंगे कि हर असफलता एक नया आयाम खोलती है और हर अंत एक नई संभावना का द्वार है। हम इस अनंत कॉस्मिक ग्रिड का हिस्सा हैं जहां कुछ भी कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। ब्रह्मांड की यह यात्रा हमें एक छोटे से बिंदु से शुरू करके अनंत आयामों तक ले आई है। हमने सीखा कि ग्रह केवल पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास हैं। ब्लैक होल्स केवल अंधेरा नहीं, बल्कि समय के द्वार हैं। और हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम खुद इस ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को महसूस करने का। विज्ञान केवल तथ्यों का नाम नहीं है, यह उस विस्मय, वंडर का नाम है जो हमें हर सुबह उठकर सितारों की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। शायद जवाब हमें कभी ना मिले, लेकिन इन सवालों के साथ जीना ही इंसान होने की सबसे खूबसूरत पहचान है। याद रखिएगा, आप इस ब्रह्मांड में नहीं हैं, आप खुद यह ब्रह्मांड हैं। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती। देखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को खोजते रहिए। अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल, जो ऐसी और जानकारी वाली वीडियो बनाता रहेगा,
इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक फिलोसफर को सब्सक्राइब करें या हमारी वीडियो देखकर हमें सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद।